प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। पुनः स्वागत है आप सबों का हिंदी की कक्षा में। चलिए आज फिर हम फिराक गोरखपुरी जी की रुबाइयाँ पढ़ें। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फिराक गोरखपुरी जी का जीवन परिचय तथा उनकी 2 रुबाइयों की व्याख्या आपको बताई थी। तो चलिए जो और 3 रुबाइयाँ बच गई हैं उसकी व्याख्या आज हम करें। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। आप सर्वप्रथम संदर्भ और कवि परिचय यहाँ पर 2 पंक्तियों में जरूर लिखिएगा कि ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं। आपको मैंने बताया है पहले भी। उसके बाद आप प्रसंग में लिखिएगा कि इन पंक्तियों में कवि ने बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर चित्रण किया है तथा दीपावली पर्व की शोभा का भी सुंदर चित्रण यहाँ पर हुआ है। कवि कहते हैं कि दिवाली के अवसर पर घरों की पुताई की जाती है, उन्हें सजाया जाता है। दिवाली की शाम को इन सजे और पुते हुए घरों में मिठाई के नाम पर चीनी से बने खिलौने आते हैं। आपके घरों में भी आते होंगे, आपने देखा होगा। तथा चारों तरफ रोशनी जगमगा जाती है। हम घरों में रोशनी से घर को सजाते हैं, दिए से घर को सजाते हैं। तथा घर की जो गृह स्वामिनी है वो आपकी माँ है। वो क्या करती हैं कि सज धज कर तैयार हो जाती हैं और उस समय उनके चेहरे पर सौंदर्य की जो आभा है उसकी झलक अलग ही नजर आती है। वह जहाँ समस्त घर में स्थान स्थान पर दीपक जला रही होती हैं, वहाँ बच्चों के द्वारा बनाए गए घरौंदे में भी दीपक वो रखती हैं। तो ये आपका व्याख्या हो गया। व्याख्या में इसको लिखिएगा। और तीसरे पैराग्राफ में काव्य सौंदर्य में आप पहले काव्य सौंदर्य के 2 पक्ष कर लीजिएगा। पहला भाव पक्ष। भाव पक्ष में लिखिएगा कि यहाँ बाल सुलभ चेष्टाओं के साथ साथ दीपावली पर्व की शोभा का सुंदर चित्रण हुआ है। पुनः कला पक्ष में लिखिएगा कि रुबाई छंद का प्रयोग है इन पंक्तियों में। अविधात्मक शैली का चित्रांकन किया गया है। अब यहाँ अविधात्मक शैली का अर्थ क्या है आप थोड़ा समझ लीजिए। जब हम शब्द शक्ति पढ़ते हैं तो शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अविधा, व्यंजना और लक्षणा। तो अविधा का अर्थ होता है कोई भी बात सीधे सीधे कहना। यहाँ जो आपने 4 पंक्तियों की रुबाई पढ़ी उसमें कोई भी बात घुमा फिरा कर नहीं कही गई है। बहुत ही सीधे सीधे तौर पर दीपावली को हम कैसे तैयारी करते हैं इसका चित्रांकन किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर अविधात्मक शैली है। इन पंक्तियों में तत्सम, तद्भव एवं उर्दू शब्दावली का प्रयोग है। लैत एवं गेयता का सुंदर समन्वय है यहाँ। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप भी घर में इन पंक्तियों को याद कीजिएगा और गाकर याद कीजिएगा, वो आपको जरूर याद होगा। चलिए अब हम अगली रुबाई देखें। आंगन में ठुनक रहा है जिदी आया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है। दर्पण से उसे देख कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। देख आईने में चांद उतर आया है। कवि जो है यहाँ पर इन पंक्तियों में एक नन्हे बच्चे की चंचलता तथा माँ के वात्सल्य का सजीव चित्रण उन्होंने किया है कि कैसे एक बच्चा माँ से हट करता है, किसी भी चीज को वो मांगने लगता है जब वो छोटा होता है। जबकि चांद माँ लाकर उसे नहीं दे सकती, लेकिन वो चांद के लिए यहाँ जिद करता है। तो ये आप संदर्भ में लिख लीजिएगा, प्रसंग में लिख लीजिएगा। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में आप व्याख्या पुनः ऐसे लिखिएगा कि बालक ने चंद्रमा लेने की हट यहाँ कर रखी है, माँ उसे चंद्रमा कैसे दिलाए। अतः अपनी जिद पूरी नहीं होते देख बालक धीरे धीरे ऐसे रो रहा है मानो रोने का नाटक कर रहा हो। माँ बच्चे के हाथ में शीशा देकर कहती है और उसे बहलाती है कि देखो आईने में चांद उतर आया है। यह चांद की परछाई भले ही हो, पर बच्चे के लिए तो चांद है, क्योंकि वो नासमझ है।
आईने में चांद की परछाई देखकर उसे ऐसा महसूस होता है कि सचमुच चांद हमारे पास है। माँ के इस प्रयास से बालक की जिद पूरी हो जाती है। बच्चे को लगता है कि उसे चांद मिल गया। तो इस प्रकार आप व्याख्या लिखिएगा। पुनः आप काव्य सौंदर्य के अंतर्गत सबसे पहले भाव पक्ष लिखिएगा कि कवि ने नन्हे बच्चे की चंचलता तथा माँ के वात्सल्य का सजीव चित्रांकन यहाँ पर किया है। कला पक्ष में आप लिखिएगा कि शैली जो है वो तुकांत छंद में इन पंक्तियों की रचना हुई है। अब यहाँ तुकांत कहने का क्या अर्थ है? तुकांत का अर्थ है कि जैसे ये इन पंक्तियों को पुनः हम देखें कि पंक्ति जब खत्म होती है, एक पंक्ति जब खत्म होती है तो उसके वर्ण जो हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, वो वर्ण एक समान होते हैं, तो उसे हम कहते हैं तुकांत छंद, मतलब तुक का मिलना। उसके बाद फिर इन पंक्तियों में चित्रात्मक शैली का प्रयोग है। चित्रात्मक शैली कहने का अर्थ है कि जब हम पंक्तियों को पढ़ें तो वो सारे दृश्य हमारे आंखों के सामने आ जाए कि ऐसा है वैसा है। तो वहाँ पर एक चित्र, एक छाया जो उकेरा जाता है हमारे नज़रों के सामने, उसे हम चित्रात्मक शैली कहते हैं। तो इन पंक्तियों में चित्रात्मक शैली का भी प्रयोग है। पुनः आप लिख सकती हैं कि लय एवं गेयता का सुंदर समन्वय है तथा तत्सम तद्भव एवं उर्दू शब्दावली का भी यहाँ पुनः प्रयोग हुआ है। अब ये अंतिम रुबाई हम पाठ करते हैं। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी, भाई के है बांधती चमकती राखी। यहाँ फिर आप प्रसंग में लिखिएगा कि इस रुबाई में कवि ने रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन किस समय मनाया जाता है? सावन के समय। तो कैसे रक्षाबंधन के दिन सावन की झड़ी गिरने लगती है, अर्थात बारिश की बूंदें अवश्य गिरती हैं, बारिश होती है, हल्की बारिश। तो इसके दोनों के संबंध का चित्रण यहाँ पर उन्होंने किया है। रक्षाबंधन और सावन की झड़ी के संबंध का चित्रण उन्होंने किया है। पुनः आप व्याख्या में लिखिएगा कि कवि रक्षाबंधन के पर्व की पावनता का चित्रण करते हुए कहता है कि रक्षाबंधन त्योहार की पावन सुबह आनंद और मिठास की सौगात है, अर्थात रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। इसकी सुबह ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। रक्षाबंधन का पावन पर्व सावन मास में मनाया जाता है, अतः इसके आते ही आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई रहती हैं। यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि रक्षाबंधन के आने पर आकाश में काली घटाएं छाने लगती है, वर्षा आने लगती है। भाई के हाथ पर बंधी राखी की लड़ियां इस प्रकार चमकती हैं जैसे आसमान में छाए बादलों के बीच बिजली। राखी के गुच्छों की चमक बहन के लिए किसी उत्साह से कम नहीं होता। राखी के गुच्छों की चमक बहन के जीवन को प्रकाशित करके उसका मार्गदर्शन करती है। तो यहाँ पे इतना सुंदर चित्रण कवि ने किया है। अब व्याख्या के पश्चात हम फिर से कला पक्ष काव्य सौंदर्य की ओर चलें। तो काव्य सौंदर्य के पहले पक्ष को देखें। भाव पक्ष में आप लिखिएगा कि इस रुबाई में रक्षाबंधन और सावन की झड़ी का संबंध व्यक्त किया गया है। कला पक्ष में आप लिखिएगा कि भाषा सरल, सुबोध तथा तत्सम तद्भव शब्दावली का यहाँ प्रयोग है तथा हल्की हल्की में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का चित्रण यहाँ किया गया है।